हाँ लिखो। कल आपने लास्ट क्वेश्चन किया था कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि कैसे कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, 3 स्टेप में बनता है ना। सबसे पहले केटाइन बनता है, फिर आपके पास एनाइन बनता है, और केटाइन और एनाइन के बाद बहुत सारे केटाइन एनाइन मिलके सॉलिड लैटिस बना लेते हैं, जो कि एक बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब लिखो हेडिंग में एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखो हेडिंग में एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कौन सी एनर्जी होगी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में? एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में? देखो 3 स्टेप में आयनिक बॉन्ड बना, केटाइन एनाइन लैटिस। वैसे 3 स्टेप में आपके पास एनर्जी भी रिलीज होगी। केटाइन बना तो केटाइन बनने में एनर्जी रिलीज होगी, एनाइन बना तो एनाइन बनने में रिलीज होगी, और लैटिस बना तो लैटिस में भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। हर स्टेप में कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो जैसे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 क्या लिखा था? केटाइन फॉर्मेशन। आप मुझे बता सकते हो कि केटाइन बनने में कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है? आयोनाइजेशन एनर्जी ही तो इन्वॉल्व होता है केटाइन बनने में। इलेक्ट्रॉन को जब आप रिमूव करोगे आउटर मोस्ट से, तभी तो केटाइन बनेगा, और तभी तो एनर्जी रिलीज होगा। उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी हमें देना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो जो केटाइन फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है स्टेप नंबर 1 में, वो होता है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है वो होता है आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक लिखें या एक्सोथर्मिक लिखें? ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, हमेशा ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले केटाइन फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आइसोलेटेड गैसेस एटम से बनेगा, और जो एनर्जी इंवॉल्व होगी वो होगी आयोनाइजेशन, और वो एंडोथर्मिक और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। स्टेप नंबर 2 में केटाइन तो बन गया, अब हमें क्या बनाना है आयनिक बॉन्ड में? एनाइन बनाना है। तो एनाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और एनाइन बनाने के लिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहां पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो जनरली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है? जनरली नेगेटिव। हर केस में नेगेटिव नहीं होगा, जनरली इट विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली, अभी कुछ केसेस ऐसा देखेंगे जहां पे पॉजिटिव भी होगा। जनरली जो डेल्टा एच है, इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन 1 इज नेगेटिव। जनरली तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 2 तरह की एनर्जी देखी 2 स्टेप में। पहले स्टेप में हमने कल केटाइन बनाया था, उसमें एक एनर्जी है। दूसरे स्टेप में हमने एनाइन बनाया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसमें एक एनर्जी है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में जब गैसियस केटाइन बन गया, गैसियस एनाइन बन गया, तो गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन, बहुत सारे गैसियस केटाइन, बहुत सारे गैसियस एनाइन कल लैटिस बना रहे थे, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसे फॉर्म कर रहे थे, और बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग लैटिस बना रहे थे। तो आज हमें वही तीसरे में देखना है। थर्ड स्टेप इज लैटिस फॉर्मेशन। तीसरे में आपको देखना है लैटिस फॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, लैटिस फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? लैटिस फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होगा, बताता हूं क्यों। लैटिस जो होता है उसमें गैसियस केटाइन, गैसियस एनाइन ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी रिलीज हो गया तो लैटिस, जब जब एनर्जी रिलीज होता है क्या उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अच्छा, लैटिस फॉर्मेशन में कौन सी एनर्जी है?
लैटिस एनर्जी। लैटिस फॉर्मेशन में आपके पास लैटिस एनर्जी है, और जब एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या यही एक्सोथर्मिक होगा? और एक्सोथर्मिक होगा तो क्या मैं इसको डेल्टा एच नेगेटिव लिखूं? डेल्टा एच, यहां पे अगर एल लिख दूं तो डेल्टा एच लैटिस हो गया, दैट इज नेगेटिव। ये डेल्टा एच ईजी लिख दूं तो इलेक्ट्रॉन गेन का डेल्टा एच ईजी। 3 स्टेप था कल आयनिक बॉन्ड बनाने में। केटाइन बना, एनाइन बना, केटाइन एनाइन पास पास आए, लैटिस बना। केटाइन बनने में कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। एनाइन बनने में कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लैटिस बनने में कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। मुझे बस एक चीज बोर्ड पे ही देखो, बताओ, अगर मुझे आयनिक बॉन्ड बनाना है तो जितना जल्दी या जितना आसानी से केटाइन बन जाए उतना ही अच्छी बात है, और जितना जल्दी जितना आसानी से एनाइन बन जाए उतनी ही अच्छी बात है। एक बार केटाइन एनाइन बन गया तो अपने आप लैटिस बनेगा, अपने आप सॉलिड कंपाउंड बनेगा, अपने आप आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो जल्दी से और आसानी से केटाइन बने, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए। भाई कम एनर्जी में काम हो जाए तभी तो जल्दी होगा, तभी तो आसानी से केटाइन बनेगा। तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए, केटाइन आसानी से बनने के लिए कम से कम एनर्जी में केटाइन बनना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड अगर बनना है तो क्या मैं लिख दूं? आयोनाइजेशन एनर्जी को लो होना चाहिए। क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी को लो होना चाहिए? क्योंकि इसी में कम से कम एनर्जी में केटाइन बनेगा, आसानी से केटाइन बनेगा, जल्दी से केटाइन बनेगा। अच्छा एक और चीज, हमें जैसे केटाइन हमने बनाया वैसे ही एनाइन भी तो बनाना है, और जल्दी से एनाइन बनाना है। इसका मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है। तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, जिसकी एफिनिटी ज्यादा हो। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर बोल दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई होगा लो होगा? अच्छा एक और चीज, मैंने कल आपको बताया था जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही स्टेबल, मिनिमम एनर्जी में सबसे स्टेबल होता है। तो लैटिस में जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाए उतना ही अच्छा बात है, उतना ही स्टेबल, उतना ही स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा। तो लैटिस एनर्जी भी जो रिलीज हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए? मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तभी तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगा। तो लैटिस एनर्जी भी आपसे कोई पूछे आयनिक बॉन्ड के लिए, लैटिस क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी हाई या लो? लैटिस एनर्जी आपके पास हाई होना चाहिए। अब ये जो आपने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, और आपके पास लैटिस एनर्जी हाई, ये होता है बेटा फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सीधा इस पे सवाल आता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है, पूछा जाता है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एटम का साइज ज्यादा होना चाहिए कम? क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी लो होने के लिए एटम का साइज ज्यादा होना चाहिए कम? भाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छोटा साइज है तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, आसानी से दे देगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो है तो मुझे बताओ क्या ये मेटल का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? तो जो आयनिक बॉन्ड है, जो केटाइन है, जो मेटल है, उसका साइज बिग है, बड़ा है। मेटल साइज बड़ा होना चाहिए। जो 2019 का सवाल है उसमें यह पूछा गया है कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल का साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्यों? आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जल्दी से केटाइन बना देगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या नॉन मेटल के लिए होगा? अब नॉन मेटल छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? छोटा। क्यों? जितना छोटा साइज होगा उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करेगा, है ना? जितना छोटा साइज होगा, न्यूक्लियस पास में है, आसानी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो जो नॉन मेटल है उसका साइज छोटा है कि बड़ा है? नॉन मेटल का साइज है बेटा आपके पास स्मॉल। मेटल का साइज क्या है? बड़ा है। नॉन मेटल का साइज क्या है? छोटा है। चलो, लैटिस का तो साइज तो होता ही नहीं है, लैटिस में तो इनफाइनाइट साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो।
नोट भी लिख लेना साथ साथ में कि जो आयनिक बॉन्ड है, जो लैटिस बनाता है, आयनिक बॉन्ड जो लैटिस बनाता है वो 3 डायमेंशनल लैटिस बनाता है। आयनिक बॉन्ड जो लैटिस बनाएगा वो 3 डायमेंशनल लैटिस बनाएगा। आयनिक बॉन्ड जो लैटिस बनाता है वो 3 डायमेंशनल लैटिस बनाता है। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड एनर्जी। एनर्जी, 3 एनर्जी इन्वॉल्व है। तीनों एनर्जी में सबसे तेजी में आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? एक क्वेश्चन आया था इसी पे, जल्दी से लिखो फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ये बना लिया? नोट हो गया? नोट हो गया? तुम सुबह 8 बजे से 4 बजे तक पढ़ते हो और फ्राइडे सैटरडे क्या करते हो? तो छुट्टी मारते हो बीच में? आज तो ऐसी क्लास है, लंच करने का टाइम नहीं मिल रहा। सोचो, जाके समोसे खा के फिर आ जा रहा हूं, फिर जाके समोसे बस 10 मिनट मिल रहा है। खाना पड़ रहा है, 10-5 मिनट में वही खा सकते हैं। एमडी सर खुद खा रहे थे मेरे साथ। पैसा कोई भी दे, खाना या नहीं? हाँ, तो फ्री में ही खा रहे थे। चलो, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन लिखो। इसके बाद लिखो जो क्वेश्चन एक बार आया है वो क्वेश्चन लिखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड इजिली। कौन है जो आयनिक बॉन्ड को बहुत आसानी से बनता है? कौन, किस कंपाउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड इजिली। सबसे पहले आ जाएगा लिथियम आयोडाइड, दूसरा आ जाएगा लिथियम फ्लोराइड, तीसरा आ जाएगा लिथियम सीजियम फ्लोराइड, फिर आ जाएगा आपके पास सीजियम आयोडाइड। कैसे पता चला कि कौन सा कंपाउंड आयनिक बॉन्ड सबसे आसानी से बनाएगा? अभी अभी देखा था कि वो वाला आयनिक बॉन्ड बनेगा जिसका मेटल साइज बड़ा हो और जिसका नॉन मेटल का साइज छोटा हो। तो कौन सा ऐसा है जिसमें मेटल का साइज सबसे बड़ा है? सीजियम। और नॉन मेटल का साइज सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन है ना। आप इसको ऐसे भी देखो, सीजियम सबसे बड़ा साइज का हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, आयनाइजेशन एनर्जी लेस। फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का है, इलेक्ट्रॉन बहुत पास है और न्यूक्लियस बहुत पास है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगा। अब तो साइज से देख लो, काम खत्म। सबसे ज्यादा सीजियम फ्लोराइड का होगा। हाँ देखो, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा बनाता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following forms ionic bond easily। सबसे आसानी से, या लिखो यहां पे मोस्ट इजीली, सबसे आसानी से कौन आयनिक बॉन्ड बनाएगा? मान लो आपके पास ऑप्शन ए रहे सीजियम फ्लोराइड, बी ऑप्शन सीजियम क्लोराइड, सी ऑप्शन सीजियम ब्रोमाइड, डी ऑप्शन सीजियम आयोडाइड। ए या बी या सी या डी? मेटल का साइज तो सब में कॉमन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। किसका एफिनिटी ज्यादा है?
थर्ड पीरियड वालों का। थर्ड पीरियड का एफिनिटी ज्यादा होता है ना एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड, तो सीजियम क्लोराइड का जाएगा यहां पे। यहां पे कोई ऑप्शन नहीं था, इन चारों में कंपेयर करोगे तो या इसमें से देखना था। तो फ्लोरीन और आयोडीन में किसका ज्यादा है? फ्लोरीन आयोडीन में आपने ऑर्डर पढ़ा है ना, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो जिसका एफिनिटी ज्यादा था आयोडीन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन का था। लेकिन अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया तो किसका एफिनिटी ज्यादा है? ये भी जेई का क्वेश्चन है, मेंस का, सीजियम क्लोराइड वाला। पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल के बीच में सबसे आसानी से सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा? मेटल को सीजियम लेना पड़ेगा, और सबसे हाईएस्ट एफिनिटी किसका होता है? क्लोरीन का। तो सीजियम क्लोराइड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड कौन बना के देगा आपके पास? सीजियम क्लोराइड। देखिए कई जगह इसका आंसर सीजियम फ्लोराइड लिखा रहता है, वो गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। Which of the following compound forms ionic bond easily? अब आयोनिक बॉन्ड आप पढ़ रहे हो, आयोनिक बॉन्ड में आपने एनर्जी पढ़ लिया, आयोनिक बॉन्ड के स्टेप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं आयोनिक कैरेक्टर के बारे में। आयोनिक कैरेक्टर, अभी लैटिस एनर्जी पे दोबारा आएंगे, पहले आयोनिक कैरेक्टर पढ़ेंगे फिर लैटिस एनर्जी पे आएंगे। लिखो, हेडिंग डालो आयोनिक कैरेक्टर, पहले जल्दी से इसको फटाफट नोट डाउन करो। अभी आपके ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है थर्ड बैच में? आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया, आईपीसी खत्म हो गया, जीआई भी खत्म हो गया, स्ट्रक्चर चल रहा है ना, हो गया, कन्फर्मेशनल हो गया, जीआई स्टार्ट हुआ है। मुझे लग रहा है मुझसे आगे खत्म होगा इन लोगों का। नाइस, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड इजिली? लिखो, हेडिंग डालो, ये तो हो गया, हेडिंग डालो, क्या हेडिंग है? आयोनिक कैरेक्टर। हेडिंग डालो आयोनिक कैरेक्टर। देखो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड इस यूनिवर्स पे है, वो ट्रू बॉन्ड नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% आयनिक बॉन्ड है या 100% कोवलेंट बॉन्ड है। हर बॉन्ड में मिक्सचर ऑफ द बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको वो वाला बॉन्ड, जैसे मान लो कोई बॉन्ड है जिसमें 50% आयनिक है और 50% कोवलेंट है, तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? दोनों में से दोनों ही बोल सकते हैं उसको, आयनिक भी कोवलेंट भी। 51% आयनिक है, 49% कोवलेंट है, आयनिक बोलेंगे। जिसमें 50% से ज्यादा कैरेक्टर पाया जाता वही बॉन्ड बोल देते हैं। अगर कोवलेंट कैरेक्टर 60% है तो कोवलेंट बॉन्ड, अगर आयनिक कैरेक्टर 60% है तो आयनिक बॉन्ड। तो नाइदर अ बॉन्ड इज 100% आयनिक नॉर अ बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। ना तो 100% आयनिक कोई बॉन्ड हुआ, ना तो 100% कोवलेंट हुआ। हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक होता है, कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर निकालना सीख रहे हैं, किस बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। अच्छा, आयनिक कैरेक्टर मान लो आपके पास निकल आया 40%, तो कोवलेंट कितना हो गया? 60, क्योंकि दोनों मिला के क्या होना है? 100%। तो आप लिखो, देयर इज नाइदर अ बॉन्ड इज 100% आयनिक
neither a bond is 100% ionic nor 100% covalent. ना तो बॉन्ड 100% आयनिक है, ना तो बॉन्ड 100% कोवलेंट है. Every bond has some ionic character and some covalent character. Every bond has some ionic character. Every bond has some ionic character and some covalent character. हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होना चाहिए. एवरी बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर एंड सम कोवलेंट कैरेक्टर. हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए और कुछ ना कुछ आपके पास कोवलेंट कैरेक्टर होता है. इनफैक्ट एक बात बताओ मुझे, हाइड्रोजन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल. हाइड्रोजन नॉन मेटल है. आप ऐसे देख लो, लगभग केसेस में काम कर जाएगा. अगर नाम के लास्ट में एम आ रहा है तो मेटल होता है, नाम के लास्ट में एन आ रहा है तो नॉन मेटल होता है. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेजॉरिटी में काम कर जाएगा. सोडियम, कैल्शियम, जनरली जगह ये काम कर जाता है. एन आ रहा है लास्ट में, न आ रहा है नॉन मेटल, एम या मो आ रहा है मेटल हो जाता है. खैर, हाइड्रोजन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? अगर मैं बोलता हूं आपको H2, तो दो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है, दो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है. अब ये दोनों भले ही देखने में कोवलेंट बॉन्ड है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड माना जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे आगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड है ये. इसको तोड़ने में बहुत हाई एनर्जी जाती है, लेकिन इसमें भी 2% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है. ये एक प्योर कोवलेंट बॉन्ड माना जाता है, इसमें भी 2% आयनिक कैरेक्टर है. तो हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक और कुछ ना कुछ परसेंट कोवलेंट होगा ही. प्योर बॉन्ड कभी हुआ ही नहीं. इसी को एग्जांपल लिखते हैं कि H2 भी अगर आपके पास है, H2, तो दिखने में तो ये प्योर कोवलेंट लग रहा है, बट इसमें 2% आयोनिक होता है और 98% कोवलेंट होता है. 98% कोवलेंट होता है ना. आज जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है आयनिक कैरेक्टर निकालना. 3-4 लेक्चर बाद जब हम फाजान्स रूल में पहुंचेंगे तो वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, कोवलेंट कैरेक्टर. लेकिन फाजान्स रूल में आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे कि कितना परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर है. फाजान्स रूल बस ये बताता है हाई कैरेक्टर है कि लो कैरेक्टर है. फाजान्स रूल क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देता है. वो क्वांटिटी नहीं बताता कि 10%, 20%, 40%, 60%, नो. वो ये बताता है इट इज हाई और इट इज लो. लेकिन जो अभी हम आयनिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर में आपको वैल्यू पता लगेगी, 10%, 20%, 40%. आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए, आयोनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए आपको दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैनी और स्मिथ. दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक पूरा कैलकुलेशन किया, पूरा डेरिवेशन है इसका, बट वो डेरिवेशन दूर दूर तक आपके पास नहीं है सिलेबस में. ये आपने हल्का बहुत देखा भी होगा. 16 इंटू जिस भी बॉन्ड का निकालना है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का स्क्वायर. इस इक्वेशन को बोला जाता है हैनी स्मिथ इक्वेशन. और ना एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसका, लेकिन एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ गया. आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाता है, कभी कभी किस्मत खराब है. जैसे लास्ट ईयर भी आया था. आइडिया है? नहीं आइडिया है. बायोलॉजी के 9 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया था ना मैंने. केमिस्ट्री में भी आया था. मैं वो पीडीएफ डलवाता हूं एक आध दिन में बनवा के, मेरे पास है, बस उसको एडिट करना है. डलवाता हूं, आपको आइडिया लगेगा. हर साल ऐसा होता है, कहने को एनसीईआरटी से आ रहा है, हाँ, लेकिन वो नोट्स वगैरह से जरूर मिल जाता है आपको, तो आपको आइडिया नहीं लगता कौन खोजने जाए एनसीईआरटी में था नहीं था. ठीक है, चलो. तो ये जो है एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन बनते हैं. तो इसको बोला जाता है बेटा हैनी स्मिथ इक्वेशन. क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था which of the following has highest ionic character according to हैनी स्मिथ इक्वेशन. एनसीईआरटी में केवल लिखा है हैनी स्मिथ इक्वेशन, इक्वेशन नहीं लिखा है, केवल नाम लिख दिया है कि अगर हैनी स्मिथ इक्वेशन से EN ज्यादा है, डेल्टा EN ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बट इक्वेशन नहीं लिखा है. तो उसने हैनी स्मिथ लिख दिया. इसका मतलब
आपको पढ़ना है हेनी स्मिथ इक्वेशन। आइए, कोई भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड एग्जांपल के तौर पे मैं मान लो HCl बॉन्ड लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे HCl बॉन्ड लेता हूं। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या ये 2.1 होता है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ के आ रहे हैं 3.0 होता है। क्या मैं डेल्टा ये निकाल पाऊंगा? क्या 0.9 आ रहा है? अब मुझे बताओ परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? परसेंट आईसी का मतलब परसेंट आयनिक कैरेक्टर। 16 इंटू डेल्टा ईएन कर दें प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का स्क्वायर कर दें, 0.9 का स्क्वायर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? मोबाइल कैलकुलेटर। 16 डेल्टा ईएन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का स्क्वायर कितना आ रहा है? 17.35। तो जो 235, मान लो देखो यहां पे आयनिक कैरेक्टर केवल 17% है, रिमेनिंग जो 83% है वो कोवलेंट कैरेक्टर है। तो HCl कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी बॉन्ड का इसमें आप निकाल सकते हो कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। तो आयनिक कैरेक्टर आपने निकाल लिया, कोवलेंट कैरेक्टर अपने आप 100 में से माइनस कर दो, कोवलेंट कैरेक्टर है। तो ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। जो कैरेक्टर ज्यादा होगा वही बॉन्ड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने NaCl के बारे में आपका क्या ख्याल है? आयनिक होता है कोवलेंट होता है? आयनिक होता है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, निकाल के देखते हैं। सोडियम का नेगेटिविटी कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 3 होता है। डेल्टा ईएन कैसे निकालोगे? 2 आ रहा है। 16 इंटू डेल्टा ईएन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ईएन का स्क्वायर, तो क्या ये 32 प्लस कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 46% आ रहा है। मेजरली NaCl में कोवलेंट कैरेक्टर है। फाजांस रूल में पढ़ेंगे, यहां पे अच्छा खासा कोवलेंट कैरेक्टर रहता है। ठीक है, कुछ मिथ टूटा। जैसे मान लो आपके पास पूछा जाए, मान लो आपके पास पूछा जाए KCl के बारे में, यहां भी मेटल और नॉन मेटल है, इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई। डेफिनेशन के हिसाब से तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। पोटेशियम का कितना होता है? 0.9। Cl का कितना होता है? 3.0। डेल्टा ईएन कितना आ रहा है? 2.1। हेल्प करो मुझे, निकाल के बताओ। 16 डेल्टा ईएन प्लस 3.5 इंटू 2.1 का स्क्वायर, जल्दी। नो, लिथियम का 1 होता है। हाँ, सोडियम का, बट ठीक है ना, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। चलो KCl में बताओ, KCl में क्या? 0.8 कर दो यहां पे। चलो इसका वही से निकालो 0.8। इसका कितना आ रहा है? 2 हो जा रहा है क्या? 2.2 हो जा रहा है। यहां पे 2.2 हो जाएगा, यहां पे 2.2 हो जाएगा। अब इसका करके बताओ, निकाल के बताओ कैलकुलेटर। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 16 इंटू 2.2 कितना आ रहा है? 9 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मान लो 49% आ रहा है, इक्विवेलेंट टू 49%। इसमें भी ज्यादातर क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर है। फाजांस रूल में पढ़ेंगे। आपके पास कभी भी वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा तो कैलकुलेटर छोड़ दीजिए, कैलकुलेटर का कभी काम नहीं आएगा। आपके पास क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में? 4 कंपाउंड दे देगा, विच हैज मोर आयनिक कैरेक्टर एंड विच हैज लेस आयनिक कैरेक्टर। अरेंज करना होगा आपको। कभी भी कैलकुलेशन इनऑर्गेनिक में नहीं आएगा, ऑर्गेनिक में कैलकुलेशन नहीं आएगा। बस आपको ऑर्डर बताना होगा किस में ज्यादा किस में कम। इसका चलो लिख लो भाई इसका। अच्छा चलो 52%, 14 आ रहा है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ हेनी स्मिथ इक्वेशन से। वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा जा रहा आयनिक कैरेक्टर। क्या बता सकते हो कि आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन? यहां से हेनी स्मिथ इक्वेशन से पता लग गया। तो अगर कहीं पे आपको आयनिक कैरेक्टर लिखना है, अगर कहीं पे आपको आयनिक कैरेक्टर लिखना है, तो क्या आप सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख लो? वो ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम तो आयनिक कैरेक्टर कम। समझ रहे हो ना?
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया तो मल्टीप्लाई होके, ज्यादा आया तो मल्टीप्लाई होके ज्यादा कर देगा, ऐड होके और ज्यादा कर देगा। लेकिन अगर ये वैल्यू कम है तो ऐड होके कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके वैल्यू कम है तो टोटल वैल्यू भी कम आ जाएगा। तो हैनी स्मिथ इक्वेशन से इतना पता लगा, किसी भी बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर देखना है तो पूरा पूरा कैलकुलेशन आपको सीधा डेल्टा ई एन निकाल लीजिए। डेल्टा ई एन ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, डेल्टा ई एन कम, आयनिक कैरेक्टर कम। जैसे ये फटाफट लिखो फिर मैं क्वेश्चन कराऊं। हाँ, इस वाले केस में, हाँ आ रहा हूं उस पर। इसीलिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, डेल्टा ई एन से देखेंगे। ये हैनी स्मिथ इक्वेशन हर जगह वैलिड नहीं होता है और ये फेल हो गया था। जैसे मान लो मैं बोलता हूं Cl2, Cl2 का निकालो आयनिक कैरेक्टर, 0 आ जाएगा, बट हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ परसेंट तो आयनिक होगा ही। तो जब भी मोनोवैलेंट आ जाए आपके पास Cl2, H2, N2, O2, P2, P4, इन सब में हैनी स्मिथ इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसमें फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा आता है। इसीलिए यहां पे जो मैंने लिखवाया है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। हैनी स्मिथ इक्वेशन हमेशा दो अलग अलग वाले कंपाउंड पे लगता है, मोनोवैलेंट पे नहीं लगेगा, H2 पे नहीं लगेगा, Cl2 पे नहीं लगेगा, N2O2 पे नहीं लगेगा। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट है तो आप आराम से लगाइए हैनी स्मिथ इक्वेशन। यही ड्रॉबैक था हैनी स्मिथ का। चलो लिखो फटाफट से। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हो, पहाड़ा? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? वर्टिकल क्लास? अच्छा, 1D का लास्ट है, मुझे वर्टिकल सुनाई दे रहा है। 1 डायमेंशन का लास्ट है। 1 डायमेंशन में क्या ही है, 4 तो इक्वेशन होता है, 4 ही तो इक्वेशन होता है भाई, 5-6 वो उसी का डेवलप्ड फॉर्म है। ओरिजिनल तो 3 ही होता है, जो न्यूटन साहब बता के मर गए, प्रॉब्लम में डाल गए हमें। देख लिया क्या? हाँ, आयोनिक कैरेक्टर में साइलेंट साइलेंट देख लो। आयोनिक कैरेक्टर अगर अभी से आपके पास आए और इस पे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द आयोनिक कैरेक्टर इन द, या अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, तो हैनी स्मिथ इक्वेशन से बस इतना हेल्प मिलता है कि आयोनिक कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना, बोर्ड पे बेटा, बातें नहीं, बोर्ड पे अरेंज, क्वेश्चन क्या आएगा, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन खूब आता है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। आ जाओ, जैसे मान लो आपके सामने दे दिया LiCl, LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl। अभी अभी हमने देखा था बेटा, CsCl का सबसे हाईएस्ट होता है क्या? खैर, यहां आइए, LiF, NaF, KF, RbF एंड CsF।
फटाफट लिखिए। साइज से, हाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, चलो कर लो। सब लोग खुद से पहले सॉल्व कर लो, दिमाग लगा लो, फिर करते हैं इसको। 20 सेकंड ले लो, आराम से कर लो। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, देखो आपने कर लिया, फटाफट करो फटाफट करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, जहां ज्यादा है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। निकालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लिथियम का कितना होगा? 1 होगा। सील का कितना होगा? 3। सोडियम का कितना होगा? 0.9। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 0.8। इसका कितना होगा? 3। हाँ 0.8, और इसका हो जाएगा 0.7, और इसका हो जाएगा 3। देखो डिफरेंस कहां ज्यादा आ रहा है? क्या ये यहां पे 2 का डिफरेंस आ रहा है? यहां पे देखो 2.1 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे 2.2 का डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली ये थोड़ा ज्यादा 2.2 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 2.3 का डिफरेंस आ रहा है। कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है? राइट साइड में। और हमने ये बिल्कुल सही भी पढ़ा है कि CaCl का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, ये इस बात से प्रूफ भी हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपसे कहे तो सीजियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, देन आपके पास RbCl है, एंड देन आपके पास KCl है, फिर NaCl है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया आपके सामने, ठीक है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा सबसे लास्ट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले। अब सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो, ऑर्डर पूछ रहा है, लिथियम का क्या 1 होने वाला है, फ्लोरीन का 4, सोडियम का 0.9, फ्लोरीन का 4, यहां पे 0.8, इसका 4, यहां पे 0.8, इसका 4, यहां पे 0.7 और इसका 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां ज्यादा आ रहा है? क्या यहां पे 3 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, 3.2 आ रहा है, 3.2 ज्यादा वाला आ रहा है, और ये 3.3 आ रहा है। तो क्या अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो ये हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो सीजियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा होगा, देन रुबिडियम फ्लोराइड, देन आपके सामने आ जाएगा KF, NaF एंड LiF। अब ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ क्लोराइड का ही ज्यादा होगा। डेल्टा EN का आप निकालेंगे, क्या निकलेगा? यहां पे हैनी स्मिथ इक्वेशन में लगाएंगे, वहां पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, और परसेंट को कैरेक्टर उसमें कम आ जाएगा CaCl में। लेकिन परसेंट आयनिक कैरेक्टर, परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर क्या बता रहा है? उसमें आयनिक परसेंटेज कितना ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ी बता रहा है कौन जल्दी बनाएगा।
CHCl और CHF में मैंने क्या बताया था, CHCl सबसे आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये थोड़ी बताया कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है। CHCl सबसे इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएगा, सबसे आसानी से, सबसे फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए, ठीक ना। हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, बट आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक नहीं है, आयनिक बॉन्ड ज्यादा है। वो स्ट्रेंथ पे आ रहे हैं, अगला टॉपिक स्ट्रेंथ ही है, वेट फॉर दैट। अगला टॉपिक आपका स्ट्रेंथ ही है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट रुक जाइए। देखो यहां पे LiF, LiCl, LiBr, LiI, इसमें कितना आ रहा है लिथियम का, लिथियम का कितना आ रहा है 4, और इसका लिथियम का कितना आ रहा है 1, 1 और 4 आ रहा है, डिफरेंस कितना आएगा 3, यहां पे 2 का डिफरेंस आ जाएगा, यहां पे 1.8 का डिफरेंस आ रहा है, और यहां पे 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आया। तो जितना ज्यादा आयन पर डेल्टा IN उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, तो यही डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट, NaF, NaCl, NaBr, NaI, सोडियम का कितना होने वाला है 0.9, फ्लोरीन का 4, 0.9 इसका 3, 0.9 इसका 2.8, 0.9 इसका 2.5। दिख गया अपने को कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर द आयनिक कैरेक्टर। इस क्वेश्चन में करो, लिथियम का कितना इक्विवेलेंट, लिथियम का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1 है, नाइट्रोजन कितना होगा 3, सोडियम का कितना है 0.9, इसका कितना है 3, इसका कितना है 0.8, इसका कितना है 3, इसका कितना है 0.7, 0.80 है ना, और इसका कितना आ जाएगा 3, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, इसका डिफरेंस 2.1, इसका डिफरेंस 2.2, इसका डिफरेंस ज्यादा वाला 2.2। तो जैसे जैसे डेल्टा IN बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर बस इतना बताता है कि ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बस इतना ही बताता है। इससे उसको रिलेट करने की कोशिश मत करिए, इज को रिलेट करने की कोशिश मत करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, HF, HCl, HBr, HI में आयनिक कैरेक्टर कहां ज्यादा है। हाइड्रोजन का कितना है 2.1, फ्लोरीन का कितना है 4, 2.1 और इसका 3, 2.1 और इसका 2.8, यहां 2.1 इसका 2.5। आप देख पा रहे हैं क्या आयनिक कैरेक्टर ये टाइप का होगा, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है। इसका अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो Rb3n का ज्यादा होगा, फिर आ जाएगा K3n, फिर आ जाएगा आपके सामने सोडियम का नाइट्राइड एंड देन लिथियम का नाइट्राइड, है ना। जब हम आपको पी ब्लॉक पढ़ा रहे होंगे नाइट्रोजन फैमिली में तो वहां ये बताएंगे कि भले ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, बोर्ड पे देखो, भले ये मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, भले ये दिख आयनिक बॉन्ड का रहा है, लेकिन लिथियम हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, लिथियम के पास कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ये फजांस रूल में समझ आएगा कि जो जो स्मॉल कैटाइन है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाता है। क्यों दिखाता है बताएंगे, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। फजांस रूल के लिए वेट करिए, अभी आपने आधा सा पढ़ा है आयनिक कैरेक्टर, जैसे ये फाजांस रूल से मिक्स हुआ आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर पूरा चमकने लगेगा। इनमें देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, सल्फर का 2.5, कार्बन और सल्फर और आयोडीन तीनों सेम होते हैं 2.1। इसका डिफरेंस ज्यादा है क्या, H2O ज्यादा आयनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू H2S। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर, सिंपली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, आंसर आ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर के बाद लिखो ऊपर कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी। हाँ एनाइन ये बड़ा हो गया तो स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन कोवलेंट बनाता है, तो सही तो है, ये कोवलेंट बना रहा है, ये आयनिक बना रहा है। चलो
लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। अब पहले पूरा लैटिस को समझना है, फिर लैटिस एनर्जी को समझेंगे। एक बात बताओ, लैटिस एनर्जी 2 डायमेंशनल होता है 3 डायमेंशनल? अभी अभी पढ़ाया था कि लैटिस एनर्जी ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लेन में होगा। अगर आयन ऐसा थोड़ी है, फिक्स थोड़ी कर देंगे इसी प्लेन में आयन का अट्रैक्शन होगा, इस प्लेन में भी हो सकता है। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। देखो, लैटिस एनर्जी का टर्म समझो। लैटिस किसको कहते हैं? तो गैसियस केटाइन, गैसियस एनाइन, बहुत सारे गैसियस केटाइन, गैसियस एनाइन जब पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो एक वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम लोग लैटिस कहते हैं। लिखवाया था, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आफ्टर अट्रैक्शन ऑफ गैसियस केटाइन एनाइन, इसी को क्या कह देते हैं? लैटिस। अब इस डेफिनेशन में ये है कि अट्रैक्शन है, डेफिनेशन में ही तो बोल रहा हूं, अट्रैक्शन ऑफ गैसेस केटाइन एनाइन, तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज वाले को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। तो लैटिस एनर्जी के बारे में जो डेफिनेशन है वो यही है। लैटिस एनर्जी, 2 डेफिनेशन बोला जाता है और दोनों सेम है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो है। मान लो यहां वाला टेस्ट देते हो तो शायद दूसरा डेफिनेशन मिले, बगल वाली बिल्डिंग में जाके टेस्ट दे दो तो दूसरा मिल जाए। अपने को दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है? मल्टीपल गैसियस केटाइन एनाइन व्हेन कम्स क्लोजर, मल्टीपल गैसियस केटाइन एनाइन जब पास आते हैं और अट्रैक्शन होता है और उससे वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। इसको आप स्टेप बाय स्टेप में तोड़ के लिखिए। सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 और स्टेप 2 से क्या आ जाएगा? गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनाइन। गैसियस केटाइन एंड गैसियस एनाइन बनने के बाद क्या आपके पास ये अट्रैक्ट करेंगे? भाई केटाइन और एनाइन बन गया तो क्या अट्रैक्ट करेगा? और अट्रैक्ट करेगा तो क्या आपके पास वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन रहा है? वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लैटिस। वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन रहा है, इसी को हम लोग लैटिस कहते हैं। अट्रैक्शन जब जब होगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या हम लोग इसी को एक्सोथर्मिक बोल दें? इसी को हम लोग क्या एक्सोथर्मिक बोल दें? जी हां, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इसमें लैटिस आ गया और इसमें एनर्जी रिलीज हो, एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक को भी क्या हम लोग डेल्टा एच माइनस बोल देते हैं? तो ये आपका डेफिनेशन हुआ कि गैसियस केटाइन और एनाइन जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाएंगे, एनर्जी रिलीज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटिस एनर्जी। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूं ज्यादा अट्रैक्शन करवाना है तो मैं ऐसा क्या चेंज करूं लैटिस एनर्जी में जो ज्यादा अट्रैक्शन होने लगे? फिर से सोच के देखना, लैटिस क्या है? यही तो केटाइन और एनाइन आपस में पास आए हैं, इसी को तो लैटिस कह रहे हैं। और केटाइन एनाइन है तो क्या अट्रैक्शन हो रहा है ना? अच्छा, मुझे बताओ ज्यादा अट्रैक्शन कब होगा? हां, अगर मान लो यहां पे Na प्लस और Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस है, तो क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर मैं केटाइन को +2 कर दूं, एनाइन को -2 कर दूं, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। केटाइन को +3 कर दूं, एनाइन को -3 कर दूं, और ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना। तो लैटिस एनर्जी क्या चार्ज ऑफ द केटाइन एनाइन पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, यही तो हो रहा है। अगर +1 -1 है, कम अट्रैक्शन, +2 -2 में ज्यादा अट्रैक्शन, +3 -3 में और अट्रैक्शन। तो लैटिस एनर्जी सिंपली चार्ज ऑफ द केटाइन एनाइन पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इस बात को यहां पे लिख सकता हूं कि लैटिस एनर्जी जो रिलीज होगा वो चार्ज ऑफ द केटाइन और एनाइन, यानी कि सीधा लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन। जितना ज्यादा केटाइन का चार्ज, जितना ज्यादा एनाइन का चार्ज, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। एक और चीज, साइज बड़ा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या साइज छोटे में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बताया था ना, एक छोटा बच्चा होता है तो सारे मोहल्ले को अट्रैक्ट करके आ रखता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया सब दूर भाग रहे हैं आपसे। पहले क्या होता था, छोटे थे आप,
तो कोई भी ऐसे औले ले ले करके चला जाता था। अब अगर औले ले ले करेगा तो कहानियां बनेंगी, अब नहीं कर सकते ना भाई। तो साइज छोटा है तो आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए हो अब अट्रैक्शन में कहानियां बन जाएंगे। तो ध्यान देना, क्या मैं बोलूं साइज छोटा होने पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, साइज छोटा होने पे अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पास है, तो क्या इनवर्सली रिलेशन हो गया ना, साइज छोटा होने पे एनर्जी ज्यादा है। तो यहां पे ध्यान देना, चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन पे लैटिस एनर्जी डिपेंड कर रहा है। लेकिन 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 दो तरह से अट्रैक्शन हुआ, एक तो चार्ज को बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन हो गया, एक तो साइज को कम कर दिया तो अट्रैक्शन हुआ। लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा कहां हो रहा है, चार्ज वाले में। चार्ज को बढ़ा दोगे तो बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएगा, अगर मैंने साइज को छोटा बड़ा किया तो क्या इसका वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा, तो साइज को चेंज करने से लैटिस एनर्जी थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगी। चार्ज से अगर मान लो +3 कर दिया तो सबसे ज्यादा चार्ज हो रहा है, +4 कर दो बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ रहा है। तो लैटिस एनर्जी में भले ही चार्ज और साइज पे डिपेंड कर रहा है, बट चार्ज जो है आपका वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। चार्ज से जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। चार्ज ऑफ आयन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज ऑफ आयन क्या होने वाला है आपके पास, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो अगर कोई लैटिस एनर्जी बोले कंपेयर करो, अभी क्वेश्चन आएगा कंपेयर या अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज। डोमिनेट कौन कर रहा है, चार्ज। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट कर रहा है, चार्ज। तो लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आए, और आगे एक पढ़ाऊंगा हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। लैटिस एनर्जी क्या कर रहा है, कंपाउंड को जोड़ के रख रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। हाइड्रेशन का मतलब तोड़ना होता है, इसी कंपाउंड को अलग अलग करना, तोड़ना होता है, आगे पढ़ेंगे। तो लैटिस एनर्जी हो या हाइड्रेशन एनर्जी हो, डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज होगा। लिख लो पहले इतना, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। अगर आप +1 -1 कर रहे हो, यहीं पे +2 -2 कर दो तो ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे आपने +3 -3 किया तो और ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर यहीं आपने +4 -4 किया सबसे ज्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि लैटिस एनर्जी का, पहले लिख लो, दूसरा डेफिनेशन भी है। पहले ये लिख लो, फिर मैं लैटिस एनर्जी का दूसरा डेफिनेशन लिखाऊंगा। हो गया। लैटिस एनर्जी जो हमने पढ़ा
वो यही तो पढ़ा है कि बहुत सारे गैसियस केटाइन एनाइन अट्रैक्ट होके वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लैटिस बनाएंगे और जो एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। हम इसका दूसरा वे भी तो सोच सकते हैं कि एक बना बनाया लैटिस है, बना बनाया स्टेबल सॉलिड लैटिस है, मिनिमम एनर्जी जिसमें लैटिस टूट जाए उसी को तो लैटिस एनर्जी कहेंगे। फिर से ध्यान देना, लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है सेम एनर्जी देने तो लैटिस टूट भी तो जाएगा, तो इसी को वो कहता है, मतलब सेकंड डेफिनेशन। पहले हमने क्या किया, लैटिस बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी को क्या कह देंगे, लैटिस एनर्जी। दूसरा डेफिनेशन ये कहता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस लैटिस इनटू इंडिविजुअल केटाइन एंड एनाइन। बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी दे देंगे तो टूट भी जाएगा। एनर्जी वही होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना वो तोड़ने में बनने में लगा उतना ही तोड़ने में लगेगा। तो जितना एनर्जी लैटिस बन रहा था वो रिलीज हुआ था, उतना ही एनर्जी हम दे दें तो वापस ये टूट भी जाएगा। तो यही कहता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इनटू इंडिविजुअल केटाइन एनाइन, वापस उसको गैसियस केटाइन एनाइन बना दो, उसी को क्या बोल देते हैं, लैटिस एनर्जी। इसको लिख दीजिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आया समझ में? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल लैटिस इनटू 1 मोल गैसियस केटाइन एनाइन। 1 मोल लैटिस लिया, उसको एनर्जी देके 1 मोल गैसियस केटाइन एनाइन में तोड़ दिया, तो वही जो एनर्जी बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। लिखो कंपेयर लैटिस एनर्जी। मान लो ए ऑप्शन मुझे दिया गया NaF MgF2 AlF3। Compare lattice energy in the following compound.
सबसे पहले चार्ज से करना है, अगर चार्ज से सॉल्व ना हो तो ही लैटिस एनर्जी लगाना। हो गया क्या? हाँ, ऑप्शन डी। हाँ सही है, बता रहा हूं। देखो क्या यहां पे दिख रहा है +1 -1, यहां पे दिख रहा होगा +2 -1, और यहां पे दिख रहा होगा +3 -1। कभी भी -3 और -2 मत लिख देना, एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखते हैं एक एटम का लिखते हैं। तो देखो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी, तो यही ऑर्डर आ जाएगा। मोर द चार्ज मोर द लैटिस एनर्जी, अभी तो बड़ा है। इसमें आ जाओ, देखो +1 और -2, इसका देखो +2 और -2, इसका देखो +3 और -2। -2 तो कॉमन है, क्या चेंज हो रहा है? प्लस चार्ज। मोर द चार्ज मोर विल बी द लैटिस एनर्जी। देखो आप हमेशा देखोगे तो एक ना एक चार्ज कॉमन ही आएगा। देखो यहां पे एनाइन हमेशा ही -1 आ रहा है, केटाइन बदल लेगा, ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी, एक ना एक हमेशा ही कॉमन आना है। ऐसा नहीं हो सकता दोनों वेरी कर जाए, दोनों वेरी करेगा मतलब कंपाउंड ही बदल जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये क्या +1 -1 दिख रहा है, यहां पे देखो +2 -1 दिख रहा है, और यहां पे +3 -1। देखो केटाइन वेरी कर रहा है, मोर द चार्ज मोर द लैटिस एनर्जी। डी ऑप्शन में देखो Mg+2 आएगा, नाइट्रोजन पे -3 आता है, सोडियम पे +1 है, नाइट्रोजन पे -3 है, एल्युमिनियम पे +3 है, नाइट्रोजन पे -1 है, नाइट्रोजन पे -3 आएगा, नाइट्रोजन पे -3 और यहां पे +3 और -3। देखो एनाइन सेम हो गया क्या? अच्छा यहां पे जो कह, अच्छा यही कह रहे थे क्या? ओके, Na3N, Na3N। चलो तो देखो आपके पास सबसे ज्यादा चार्ज ए लेन में है, एल्युमिनियम में, फिर क्या हो जाएगा Mg3N2 में आ जाएगा, और फिर Na3N में आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस चार्ज। अब ई ऑप्शन में देखो तो चार्ज तो वेरी ही नहीं कर रहा, +1 -1 +1 -1। ग्रुप नंबर 1 हर जगह +1 ही शो करता है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल हमेशा +1 शो करेगा, ग्रुप 17 हमेशा -1 शो करेगा। आया? लेकिन अगर चार्ज सेम हो गया तो क्या देखेंगे? साइज। साइज किसका देखें? जो वेरी कर रहा है। Cl तो कॉमन है, वेरी कौन कर रहा है? केटायन। छोटा साइज ज्यादा लैटिस एनर्जी, छोटा साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे इसमें देखो +1 +1 +1 +1, यहां पे आ गया -1 -1 -1 -1। चार्ज सेम है, साइज वेरी कर रहा है, तो कोई भी साइज हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे देखो ये ग्रुप नंबर 1 है तो हमेशा +1 दिखाएगा, और ग्रुप नंबर 16 हमेशा -2 दिखाएगा, ऑक्सीजन ही है तो हमेशा -2 दिखाएगा। चार्ज तो सेम हो गया, बट अब साइज देख लेंगे। साइज छोटा, केटाइन का साइज छोटा ज्यादा लैटिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज छोटा ज्यादा लैटिस एनर्जी। यहां भी आप देखोगे तो +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 है सब जगह। ग्रुप नंबर 2 हमेशा ही +2 दिखाएगा।
ग्रुप नंबर 2 हमेशा ही +2 दिखाएगा, ऑक्सीजन बेटे हमेशा ही -2 दिखाएगा। तो अगर चार्ज सेम आ गया तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्डर यही है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, या तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा होगा या तो साइज पे डिपेंड। पहले किसको देखोगे? चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। अगर चार्ज से सॉल्व ना हो तो ही साइज पे जाना, पता लगे साइज लगा दिया गलत हो जाएगा, है ना। लैटिस एनर्जी कंपैरिजन तो आपने कर लिया, एक और टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, जो हल्का सा टॉपिक बॉर्न-हैबर साइकिल का है। बॉर्न-हैबर साइकिल ही है, थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, पर आपने को पढ़ना है यहां पे, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी कंपैरिजन तो आप कर लोगे, कौन बड़ा कौन छोटा, किसका ज्यादा किसका कम, चार्ज और साइज के बेसिस पे। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन या स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा तो इससे 2 से बाहर नहीं जाएगा। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट भी करना है आपको, आपको रिएक्शन लिख के दे देगा और कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस एनर्जी करना है। तो अब जो आएगा ये कैलकुलेशन की जगह इसको लिखिए कंपैरिजन, गलत है वो, कंपैरिजन है। अभी हमने कैलकुलेट कहां किया, कैलकुलेट तो अब करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी अब करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल सुना है आपने, थर्मोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल में बॉर्न-हैबर साइकिल आधे घंटे चाहिए, जो है नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कुछ और देखते हैं। तुम्हें बड़ा छोड़ने की जरूरत है। हाँ, तो वी हैव 30 मिनट्स, मतलब नेक्स्ट क्लास 4:15 से है ना, 4 बजे से कहाँ है, 4:15 से। अरे मुझे याद आ गया, आई नो। बॉर्न-हैबर साइकिल लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या ब्रेक नहीं है? तुम लोग क्या करते हो ब्रेक में, ऐसे किससे मिलने जाना होता है तुम्हें? कोई इंतजार कर रहा है क्या तुम्हारे नीचे? चाय इंतजार कर रहा है? बेटा चाय नहीं पीना चाहिए, चाय तुम्हें फ्री में मिलती है क्या? समोसा भी नहीं मिल रहा है आपको? तो उन्होंने पार्टी दिया है के सर ने, फिर काहे रो रहे हो तुम? कम से कम अब एक समोसा में कम से कम 6 महीने तो चलाओ, फिर अगला 6 महीने बाद मांग लेना। चलो, बैच 1 बैच 2 वाले पहले आए हैं ना, उनको ये सब नहीं मिलता है। मैं नहीं खिलाता समोसे में से, समोसे में से खाना है तो पहले नंबर लेके आओ, तब समोसे नहीं। फिर यहाँ ताज ऑपरेशनल हो गया है, ताज होटल जो है ऑपरेशनल हो गया है। मेरे साथ डिनर पे चलना, अपनी गाड़ी में प्रॉपर तुमको रेड कारपेट में उतार के लेके चलेंगे, पर पहले तुम। और दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर बॉय स्टूडेंट, राइट? ये ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई हाँ सब लोग जा सकते हैं, ठीक है? ओनली लड़के, कहीं तो लड़कों को प्रायोरिटी मिलेगी, हर जगह बेचारे, हर जगह लड़कियों को प्रायोरिटी मिलता है। चलो, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी में लिखोगे, लिख लो भाई, बॉर्न-हैबर साइकिल। देखो साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम कैसा हो सकता है सोचो, बॉर्न-हैबर। पहले का साइंटिस्ट का नाम हुआ करता था पाइथागोरस, पहले का नाम भाई। बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल में आपको 2 चीजें पढ़नी है। बॉर्न-हैबर साइकिल में सबसे पहले आपको पढ़ना है हेस लॉ। हेस लॉ क्या होता है? एक साइंटिस्ट है हेस लॉ। हेस लॉ बड़ा ही सिंपल सा एक बेटा ध्यान से बोर्ड पे,
हेस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, बहुत ऐसा लॉ दिया जो आप सबको पता है, बट इन्होंने पहले दे दिया तो इनका नाम हो गया। हेस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि एक रिएक्शन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मान लो मुझे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी अभी हमने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बन रहा है क्या? तो क्या ये आयनिक होगा? आयनिक होगा तो क्या ये सॉलिड होगा? अब इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका उसमें से होता है कि मैग्नीशियम, आप मेटल ले लो, मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल की नॉन मेटल? मेटल, और मेटल होगा तो सॉलिड होगा। प्लस आपकी हवा है, एयर है, उसमें आराम से O2 गैस मिल जाएगा, आप आराम से ले लीजिए। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो बस हाफ O2 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक तरीका तो यह है MgO बनाने का कि खूब सारा मैग्नीशियम मेटल लाइए, उसको पूरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखिए, MgO बन जाएगा। जैसे एल्युमिनियम को आप क्या करते हो, एल्युमिनियम के बर्तन में ऊपर व्हाइट कलर का लेयर जम जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ना, मेटल सॉलिड, वो आपके पास O2 गैस जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो Al2O3 बना लेता है, और Al2O3 जो ये लेयर है वही व्हाइट कलर का दिखता है। एल्युमिनियम के बर्तन में इसलिए खाना खाने से मना किया जाता है, पानी पीने से मना किया जाता है, कोई भी सामान रखने से मना किया जाता है। रीजन, और Al2O3 एक्ट्स लाइक अ स्वीट पॉइजन फॉर योर बॉडी, धीरे धीरे आपके हेल्थ को डिटेरियोरेट कर देता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या होता है, मान लो कोई ये एल्युमिनियम का पेन मान लो मेरे, और इसको मुझे क्या करना है, बस छत पे ले जाके 2 महीने के लिए रख देना है। जब 2 महीने बाद इस छत से लाऊंगा तो ये एल्युमिनियम जो है पूरा पूरा व्हाइट कलर का एक पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर जम जाएगा, है ना, व्हाइट कलर का लेयर जम जाएगा। क्यों? जो एल्युमिनियम मेटल है उसने एयर से ऑक्सीजन लिया और Al2O3 चारों तरफ से इसने अपने चारों तरफ बना लिया। उसी तरह मैग्नीशियम मेटल लाएंगे कहीं से मार्केट से और उसको छत पे ले जाके रख देंगे, ऑक्सीजन एयर में है, उससे रिएक्शन करेगा, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर जम जाएगा। एक तरीका तो यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका, एक काम करो, मुझे पता है सर इसको मैं मैग्नीशियम गैस बना सकता हूं क्या? सॉलिड से गैस बनाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है? सब्लिमेशन एनर्जी। पढ़ा होगा आपने, जो क्या बोलते हैं उसको, कैम्फर, कपूर। कपूर क्या होता है? सॉलिड। जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, हवा में बन जाएगा, कपूर दिखेगा नहीं। तो वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही सॉलिड से गैस में बन जाता है। उसको बहुत कम हीट चाहिए, सॉलिड से गैस बन जाता है। कपूर मार्केट से लाओ, आपने रूम में रखना, 2 दिन बाद गायब हो जाएगा। 2 दिन बाद नहीं, 2 घंटे बाद भी गायब हो सकता है अगर सही कपूर हुआ तो कोई भी सॉलिड है उसको गैस में बनाना है, एनर्जी चाहिए होगा, और सॉलिड से गैस बनाने की एनर्जी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। SE लिख दिया, सब्लिमेशन एनर्जी। अब देखो ये बन गया आइसोलेटेड गैसियस। बन गया क्या? आइसोलेटेड गैसियस बना तो मेरे को सीधा एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करो तो क्या Mg+ बन गया? क्या एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो क्या Mg+2 बन गया? ठीक है, मेरे पास देखो Mg+2 बन चुका है। देखो यहां पे सबसे पहले O2 बॉन्ड कैसा दिखता है? क्या O डबल बॉन्ड O ही होता है? O2 बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रहता है। तो ये आइसोलेटेड है या बॉन्डेड है? बॉन्डेड है। तो जब तक आइसोलेटेड नहीं हुआ तब तक ना तो आयनेशन एनर्जी लगेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेगा। तो इस बॉन्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो मैं इसमें क्या दूंगा? बॉन्ड एनर्जी। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। सॉलिड से गैस जाने में जो एनर्जी लगती है, सब्लिमेशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में जो जा रहे हैं, बेटा बॉन्ड को तोड़ा तो देखो दोनों ऑक्सीजन बेचारे अलग अलग होंगे। दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया, अब ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, लेकिन ध्यान रखिएगा बॉन्ड एनर्जी को स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों? आप पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जो भी है स्टोइकोमेट्री है, उससे आप बॉन्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्यों होगा? थर्मोकेमिस्ट्री में पता चल जाएगा, मोल का कॉन्सेप्ट है। चलो, क्या ये आइसोलेटेड गैसेस मिल गया? क्या हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? क्या O- बना? क्या दूसरा जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा? माइनस माइनस है, रिपल्सन होगा, तो क्या फिर से O-2 बन जाएगा? अब देखो, गैसियस केटायन बहुत सारे बने होंगे, गैसियस एनायन बहुत सारे बने होंगे, बहुत सारे गैसियस केटायन, बहुत सारे गैसियस एनायन, क्या वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाएगा?
इन दोनों ने मिलके वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनाएंगे और देखो फाइनली क्या बनता है आपके सामने, एमजीओ सॉलिड। हेस लॉ क्या कहता है, चाहे आप इस रास्ते से एमजीओ बनाओ, चाहे आप इस रास्ते से एमजीओ बनाओ, एनर्जी विल बी सेम। हेस लॉ ने बड़ी सिंपल बोला, एक कंपाउंड को बनाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, बट ऑल एनर्जी इन ऑल वेज विल बी सेम। जितने भी एनर्जी लग रहा है एक प्रोसेस, एक कंपाउंड को बनाने में, वो सारा सेम होगा। चाहे आप इधर से बनाएं, चाहे आप इधर से बनाएं, एनर्जी सेम लगेगा। जैसे मैग्नीशियम मेटल को मार्केट से खरीद के लाया, छत पे रख दिया, 2 महीने बाद एमजीओ बन जाएगा। उस 2 महीने में जो एनर्जी लगी होगी, धूप की एनर्जी लगी होगी, मान लो बारिश हो रही है तो बिजली कड़केगी, वहां से एनर्जी मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी उसको। वो जो एनर्जी है, और मैं इसको क्या कर रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी देके Mg+2 बना लू, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देके O-2 बना लू, इसमें जो लैटिस एनर्जी के थ्रू जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, दोनों की एनर्जी सेम होगी। हेस लॉ ने कहा एक कंपाउंड बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सारे तरीकों में एनर्जी विल बी सेम। दिस इज हेस लॉ। ठीक है, तो हेस लॉ के सामने लिखेंगे, ये भी मिटा दीजिए, हेस लॉ के सामने लिखेंगे, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, देयर कैन बी मल्टीपल वेज, there can be multiple ways to form a compound. There can be multiple ways to form a compound. एक कंपाउंड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. There can be multiple ways to form a compound, but energy will be same in all the ways. जो एनर्जी होने वाली है, it will be same, but energy will be same in all. सारे रास्ते से, जब जिस भी रास्ते से बनाओ, एनर्जी सेम होने वाला है. हेस लॉ में आ गया, देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म अ कंपाउंड, बट द एनर्जी विल बी सेम इन ऑल वेज. अब दूसरा डेफिनेशन लिखिए, इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, क्या होता है? पहले 2-3 डेफिनेशन लिखेंगे ताकि बेसिक क्लियर हो जाए, फिर अभी बोर-नेबर साइकिल में जाएंगे. पहले बताइए, हेस लॉ तो आपको समझा दिया, हेस लॉ क्या है? बहुत सारी तरीके हैं कंपाउंड बनाने के, लेकिन हर तरीके में एनर्जी एक ही लगेगा. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? देखो, जो मैं पहला स्टेप बोल रहा था ना, कि मार्केट से जाएंगे, मैग्नीशियम खरीद के लाएंगे, एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे और एमजीओ बना लेंगे, वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए बड़ी सॉलिड चीज है, सुनना. कोई भी कंपाउंड मुझे बनाना है, अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा है तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा. ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो मुझे बनाना है एमजीओ, मान लो मुझे बनाना है एमजीओ सॉलिड. अब एमजीओ में क्या क्या है? क्या मैग्नीशियम भी यूज हुआ है और ऑक्सीजन भी यूज हुआ है? मैग्नीशियम का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड. मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मेटल है तो सॉलिड होगा. तो मैग्नीशियम अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. गैस. ऑक्सीजन अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा है, अगर ओरिजिनल फॉर्म से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कोई भी कंपाउंड है, अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से हो रहा है, अगर मेटल होगा तो सॉलिड से बनेगा, गैस, ऑक्सीजन गैस है तो गैस से फॉर्म से बनेगा. अगर यहीं पे मैं कोई लिक्विड कंपाउंड ले रहा होता, लिक्विड ले लेता. अगर कोई भी कंपाउंड बनाने में ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई होगी, दैट इज नोन एज, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. यहां जो एनर्जी रिलीज हुई है, बस ध्यान रखिएगा, एनर्जी उस फॉर्म में रिलीज हो जहां पे ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा हो, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं. लिखो, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, कंपाउंड फॉर्म बाय ओरिजिनल, कंपाउंड फॉर्म बाय ओरिजिनल फॉर्म, या ओरिजिनल compound formed by original form of elements.
compound formed by original form of elements and energy released is called enthalpy of formation, is called enthalpy of formation. कंपाउंड अगर ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब लिखो बॉर्न-हैबर साइकिल ऑफ NaCl. दो आपने पढ़ लिया डेफिनेशन. अब लिखो बॉर्न-हैबर साइकिल ऑफ NaCl. जैसे मान लो, एक बात बताओ, छोड़ो उससे पहले इसकी एग्जांपल करो. मान लो मैं KCl बना रहा हूं. KCl भी आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होगा. इसका ओरिजिनल फॉर्म बताओ. पोटेशियम क्या है, मेटल की नॉन मेटल? पोटेशियम मिल रहा है, M यानी कि मेटल. मेटल कहां मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में. प्लस क्लोरीन क्या होता है, Cl2 गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है? फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं. ब्रोमीन लिक्विड होता है. आयोडीन सॉलिड होता है. हैलोजन फैमिली P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा. देखो यहां पे हाफ ऑफ Cl2, बैलेंस करने के लिए लिखो हाफ ऑफ Cl2 गैस. अच्छा, एक और चीज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड लिखी जाएगी. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस्ड वे में लिखी जाएगी. रिएक्शन इज ऑलवेज बैलेंस्ड. रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे. अभी इसमें आधा अधूरा चीज आपको पता लग रहा होगा, सर क्यों बैलेंस लिखेंगे, क्यों ओरिजिनल फॉर्म से करेंगे. थर्मोकेमिस्ट्री के लिए इंतजार करिए. ये सब मोल से रिलेटेड है, उस डायरेक्शन में मैं जा ही नहीं रहा. देखो ये क्या, ये ओरिजिनल फॉर्म से बना है. ओरिजिनल फॉर्म से अगर बना है और बैलेंस भी है, तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन कहेंगे. मान लो मुझे NaCl बनाना हो कल को. ये भी आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है. अब सोडियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल. मेटल का ओरिजिनल फॉर्म सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? सॉलिड. कोई भी मेटल देख लो, आयरन मेटल ले लो, सॉलिड ही तो होता है. क्लोरीन गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है? क्लोरीन गैस है. तो हाफ Cl2 गैस क्या बन रहा है आपके पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हाँ या ना, समझ आया यहां तक? बॉर्न-हैबर साइकिल ऑफ NaCl. दो डेफिनेशन थे, ये डेफिनेशन काम आएगा बॉर्न-हैबर साइकिल में. सबकी नजरें जो है सब टाइम देख रहे हैं, गधे इधर की तरफ देख रहे हैं सब. एक तो यहां टाइम नहीं होना चाहिए पहले तो. घड़ी भी लगा क्या इधर? घड़ी थोड़ी है क्लासरूम में. मैं पढ़ता था तो मेरी क्लास में घड़ी लगी हुई थी. है? अच्छा, बोर्ड में तो है, वो तो है ही. मोबाइल भी है. बेटा अगर एप्पल हुआ तो लेके इतना दूर भागूंगा ना, दिखूंगा नहीं फिर 2-3 दिन में. फिर तुम, मुझे पता है, फोन अगर तुमसे हटा दिया जाए तो बिना पानी के मछली जैसे तड़पती है ना, वैसे तड़पोगे. रह लोगे. इससे बड़ी बड़ी इंसानों को तुम छोड़ चुके हो. मोबाइल क्या चीज है, जब उसके बिना रह सकते हो तो मोबाइल के बिना क्या है. लिखो, कितने खुश हो जाते हैं भाई सब. ऐसे ऐसे लग रहा है ऐसे दुखा हुआ दिल है. तुम लोग इतनी ही उम्र में सब एक्सपीरियंस कर चुके हो. बड़ी पहुंचे हुए लोग हो भाई. देखो हमारा केस तो अलग है. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं.